अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर उसी KSP के टॉपिक से आगे चलते हैं। ठीक है, KSP हम लोगों ने बताया था कि सोलेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, जो कि हमें बताता है कि कितना कोई एक स्प्रिंगली सोलेबल सब्सटेंस या स्प्रिंग सोलेबल कंपाउंड कितना सोलेबल हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो कुछ इसके वो हम लोगों ने ये बताया था कि भाई अगर कुछ इसके इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कुछ सोलेबिलिटी बढ़ भी सकती है और सोलेबिलिटी कम भी हो सकती है। तो उसका एक सिंपल सा, अगर कोई एक स्प्रिंगली सोलेबल कंपाउंड को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो जब वो पिछला जो लेक्चर था वो सिर्फ उस पर डिपेंड करता था कि कोई भी एक कंपाउंड हम लोगों ने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, इसके अलावा उसके अंदर वाटर और उस कंपाउंड के अलावा कोई और दूसरे आयन नहीं होते थे। लेकिन अब जब थोड़ी सी पेचीदगी आ गई है इस लेक्चर के अंदर, क्या है वो ये है कि भाई अगर हम इस कंपाउंड के साथ कोई दूसरे कंपाउंड को भी ऐड करते हैं तो सोलेबिलिटी इंक्रीज़ होती है या सोलेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो इस पे आज हम जो है बात करेंगे। इस वाले इफ़ेक्ट को जो कहा जाता है कि दूसरा कोई कंपाउंड ऐड करा जाए, उसको कहा जाता है दूसरा कोई सॉल्ट ऐड करा जाए। सही है, क्योंकि कोई सॉल्ट ही ऐड करते हैं, जब कोई दूसरा सॉल्ट ऐड करा जाएगा तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है सॉल्ट इफ़ेक्ट। ठीक है, सॉल्ट इफ़ेक्ट पढ़ेंगे हम KSP पे। मतलब क्या, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के ऊपर सॉल्ट का क्या इफ़ेक्ट है, आया कि वो सोल्यूबल ज़्यादा कर रहा है किसी एक कंपाउंड को या फिर सोलिबिलिटी उसकी डिक्रीज़ कर रहा है। सही है, तो इसको देखेंगे ज़रा। तो हम लोगों ने लिखा है भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ नॉट कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। अब किस सेंस में कांस्टेंट नहीं होता, अभी हम लोगों ने लिखाई हुई है भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टार्ट्रेट। सही है, इसके हम लोगों ने सोलिबिलिटी का एक ग्राफ बनाया है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ एडिड सब्सटेंस। अच्छा, अब इस ग्राफ को ज़रा समझेंगे तो फिर हम लोगों को समझ में आ जाएगा भाई सोलिबिलिटी जो है वो क्यों इंक्रीज हो रही है और क्यों डिक्रीज हो रही है। सही है, तो इस ग्राफ को समझने से समझ में आ जाएगा सारा कुछ। अब हम लोगों ने जो सबसे पहला जो लाइन जा रही है सबसे ऊपर वाली, जिसको हम नाम दे देते हैं A का, सबसे ऊपर वाली जो लाइन जा रही है जिसके अंदर हम लोगों ने मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करा है। सही, जब मैग्नीशियम सल्फेट हमने ऐड करा है तो हम देख रहे हैं कि भाई सोलिबिलिटी, क्योंकि ये सोलिबिलिटी का ग्राफ है, वाई एक्सिस पर सोलिबिलिटी जो है वो प्लॉट करा गया है, जबकि एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन प्लॉट करी गई है। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम ऐड करे जा रहे हैं किसकी, मैग्नीशियम सल्फेट की, तो हमारे पास सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है। जब सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है किसी चीज़ की तो लाजमी तौर पर उसकी KSP भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट, वो इंक्रीज हो रहा है। सही, कांस्टेंट नहीं रहा। अच्छा जी, जब ये इंक्रीज हो रही है तो ये भी इंक्रीज ही होगी। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है ज़रा इस पर आते हैं। देखें, जब भी कोई एक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं हम उसके अंदर, तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि भाई वो क्या क्या चीज़ें हमारे पास दे रहा है। तो जब हम लोगों ने कोई एक और सॉल्ट डिसॉल्व करा तो वो है मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये क्या करेगा, एक मैग्नीशियम आयन देगा पॉजिटिव, सही है, और एक सल्फेट आयन देगा नेगेटिव। ठीक है, जबकि हमारे पास इस सॉल्यूशन में ये जो पहले का सॉल्यूशन मौजूद था, इसके अंदर भी एक पॉजिटिव पोटेशियम का आयन है, जबकि दूसरा हमारे पास एक हाइड्रोक्साइड टार्ट्रेट का आयन है जिसको हम C और OH से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव का आयन है और दूसरा नेगेटिव का आयन है। अच्छा भाई, अब इंक्रीज कैसे हो रही है सोलिबिलिटी, ये इस पे ज़रा बात करते हैं। तो अगर ये पोटेशियम का आयन जो है वो डिसोसिएट होता है हमारे पास के पॉजिटिव में, सही है, तो हमारे पास जो है इसका जो सल्फेट का आयन है वो इसके इर्द गिर्द आ जाएगा और इस हाइड्रोक्साइड टार्ट्रेट के आयन को इस सल्फेट के आयन से पोटेशियम के आयन से दूर कर देगा। सल्फेट का आयन करीब आ जाएगा ज़्यादा।
ठीक है। तो इससे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर जब ये दूर होता जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान एट्रैक्शन कम होती जाएगी। किसके दरमियान, जो हम लोगों ने पहले सॉल्ट डाला था, कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेट, ये वाला जो सॉल्ट था वो क्या होगा, आपस में दूर दूर होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी एट्रैक्शन किससे बढ़ गई है, सल्फेट से बढ़ गई है। सही है। जब इसकी एट्रैक्शन इससे कम हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आयन क्या हुआ, वाटर के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो गया। सही है। और इसी तरीके से अगर ये टाइट्रेट का आयन है तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो इसके इर्द गिर्द स्फीयर बना लेगा एटमॉस्फेरिक, जिसकी वजह से हमारे पास इन दोनों के दरमियान की जो एट्रैक्शन है, जो इनके बाइंड रहने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी। जब बाइंड रहने की कैपेसिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि हमारे पास जो आयन और सॉल्यूशन के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है उसमें चेंज आएगा। वो क्यों चेंज आएगा, क्योंकि भाई हम सल्फेट डाल रहे हैं और हम जो है वो मैग्नीशियम का आयन डाल रहे हैं, सल्फेट का आयन डाल रहे हैं, जो वो खुद भी डिसॉल्व होगा, खुद भी डिसोसिएट होगा। और हमारे पास पहले से क्या डाला हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेट, वो भी क्या होगा, खुद डिसॉल्व होगा। जब दोनों के दोनों डिसोसिएट होंगे तो हमारे पास जो है आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो जितने आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जितनी आयन की स्ट्रेंथ बढ़ती है एक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसकी जो है वो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। अब देख लेते हैं ज़रा दूसरा इफेक्ट। भाई हमारे पास यार इफेक्ट समझ में आ गया कि भाई क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारे पास जो है क्या था, यहाँ पर इसने मैग्नीशियम सल्फेट ने अपना Mg +2 और सल्फेट का नेगेटिव स्क्वायर हमारे पास डिसोसिएट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक स्फीयर बन गया, इसके गिर्द पोटेशियम के आयन के गिर्द, और हमारे पास हाइड्रोक्साइड टाइट्रेट के आयन के गिर्द। और इनकी जो है वो आयनिक कैपेबिलिटी कम हो गई। जब आयनिक कैपेबिलिटी कम हुई तो हमारे पास क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व हो गया वाटर के अंदर। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा है NaCl। अब NaCl में भी वही है। NaCl जब भी कोई क्योंकि आयनिक सॉल्ट है ना, तो जब आयनिक सॉल्ट हमारे पास वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन लाजमी देता है। तो NaCl के अंदर भी यही चीज़ है जो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर आई है। ठीक है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब तीसरी चीज़ आ जाती है ग्लूकोज के अंदर क्या है। तो ग्लूकोज हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल एक कंपाउंड है, तो ये हमारे पास वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद कोई भी आयनिक स्पीशी नहीं देता, क्योंकि इसके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो कोई भी एक आयनिक स्पीशी नहीं देगा ये। तो इस वजह से क्या हुआ, Ksp की वैल्यू वैसी की वैसी ही रही, सोलिबिलिटी की वैल्यू वैसी की वैसी रही, तो इसका मतलब Ksp की वैल्यू में भी चेंज नहीं आया। लेकिन जब हम डालते हैं लास्ट वाला KCl, तो इसमें क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ ये ज़रा सोचने की बात है। भाई यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, भाई यहाँ पर हमारे पास नो रिएक्शन हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ यहाँ पर। सही है, सिंपल सा न्यूट्रल सा कंपाउंड डाला और वो न्यूट्रल सा कंपाउंड खुद भी डिसॉल्व हो गया, और जो पहले का Ksp थी उसके Ksp पे कुछ भी इंट्रैक्शन नहीं पड़ा। सही है। अब जब हम लोगों ने ऐसा कंपाउंड डाला कि जिसका जो है हमारे पास KCl अब हमारे क्या देगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है तो ये सॉल्ट ही, तो जिस तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट Ksp की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, सोलिबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, वैसे ये KCl क्यों नहीं कर रहा। तो KCl हमारे पास देखा जाए तो एक पोटेशियम आयन आ रहा है हमारे पास उस वाले कंपाउंड से जो स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट था, वहाँ से पोटेशियम आयन आ रहा है, और जबकि हमारे पास दूसरा आयन आ रहा है यहाँ पर टाइट्रेट आयन, जिसको हमने OH से हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव के आ रहा है, मतलब पोटेशियम पॉजिटिव आ रहा है, जबकि यहाँ पर पोटेशियम पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन
इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंपाउंड हमारा है वो सोल्यूबल होने के बजाय हमारा रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। सही है, क्योंकि यहाँ से भी पोटेशियम आ गया, जब पोटेशियम की तादाद ज़्यादा बढ़ गई तो वो रिएक्शन आगे बढ़ने के बजाय वो रिएक्शन पीछे की तरफ हो जाएगा, और वो डिसॉल्व होने के बजाय, वो डिसोसिएट होने के बजाय क्या हो जाएगा, वापस जो है वो अपने एक्वस फॉर्म में, अपनी जो है वो एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, और वापस जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ये तो हमारे पास डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और आती है, अगर हम यहाँ पर KCl नहीं होता हमारे पास, ठीक है, हमारे पास पोटेशियम आयन तो आ रहा है, ये हमें पता है, किससे, हमारे पास जो कंपाउंड था उसके अंदर से पोटेशियम आयन तो है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन हम KNO3 डाल देते हैं, KNO3। ठीक है, तो एक चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि नाइट्रेट जो है तमाम के तमाम जिसके भी साथ हमारे पास नाइट्रेट एक कंपाउंड बनाता है, कोई भी कंपाउंड बनाता है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट के कंपाउंड हाईली डिसॉल्व होते हैं। मतलब ये क्या है, डालते ही डिसॉल्व हो जाएगा नाइट्रेट का कंपाउंड। जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या ये कुछ इफेक्ट डालेगा इस पर, लाजमी तौर पर ये इफेक्ट डाल देगा। एक तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, ठीक है, ये आएगा कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। दूसरी चीज यहाँ पर क्या आएगी, जब ये चीज डिसॉल्व हो गई तो इसकी वजह से भी रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब एक चीज पूरी की पूरी डिसॉल्व होना चाहेगी वाटर के अंदर, तो वाटर की कैपेसिटी कितनी होती है, वाटर की कैपेसिटी इतनी थोड़ी होती है कि हर चीज को डिसॉल्व करता रहे। तो वाटर जो है वो हमारे पास सिर्फ नाइट्रेट के कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेगा, और हमारे पास ये जो है पोटेशियम टाइट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेट, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा स्प्रिंग सॉल्युबल सॉल्ट इस वजह से। ठीक है, अब एक चीज़ जो मेन चीज़ जो मैंने अब पूरे रिएक्शन का जो हमारे पास समरी है पूरे आज के लेक्चर की, वो क्या है भाई, अगर हमारे पास मोर आयन इन सॉल्यूशन होंगे तो हमारे पास एक चीज़ क्या होगी, हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सही है, ज़्यादा आयन सॉल्यूशन के अंदर होंगे तो आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी बनिस्बत एक्सेप्ट हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन आयन नहीं होना चाहिए। कॉमन आयन हुआ तो हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमारे पास क्या होगा, कॉमन आयन हुआ तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी कम ही होगी। सही है, और मोर आयन डिफ्यूज इनटू आयनिक एटमॉस्फेयर। अब ज़्यादा से ज़्यादा आयन होंगे तो वो ज़्यादा आयन जो है वो आयनिक एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, और उस वाले आयन का चार्ज एक दूसरे के लिहाज से कम कर देंगे, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो डिसोसिएट की तरफ जाएगा। सही है, अब क्या होगा, लेस अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड सोल्यूशन। अब जो आयन है उनके दरमियान और जो सोल्यूशन है उन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या होगा, एट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन कम हो जाएगी, क्रिस्टल बनना कम हो जाएंगे। मतलब क्या है कि डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पर लेस अट्रैक्शन हुई तो डिसोसिएट हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन कम हो गई। जब क्रिस्टलाइजेशन कम हुई तो हमारे पास क्या हुआ कि मैक्सिमम जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हुआ। अगला लिखा है मैक्सिमम डिसॉल्व, मतलब मोर डिसॉल्व। सही है, मोर डिसॉल्व हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, हायर सोल्युबिलिटी। जब हाई सोल्युबिलिटी हुई, हायर आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई तो हमारे पास क्या हुआ, हाई सोल्युबिलिटी हो गई। जब सोल्युबिलिटी किसी चीज़ की हाई होती है तो हम पहले लिख चुके हैं कि उसकी KSP की वैल्यू भी हाई हो जाती है। तो इस लेक्चर की जो समरी है वो ऊपर टॉपिक जो लिखा हुआ है वही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ नॉट कांस्टेंट। वो वेरी करता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर भी है ये। सही है, लेकिन अब हमने इसमें जो पढ़ा है वो सॉल्ट इफेक्ट पढ़ा है कि डिफरेंट सॉल्ट डालकर हम लोग किस तरीके से KSP को चेंज कर सकते हैं। सो अगला लेक्चर जो है वो हमारा आयनिक स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में होगा। फिर इसके बाद जो है वो हम और इसको मज़ीद डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनको मज़ीद हम जो है वो कैटेगरीज इसमें पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें।